नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। भारत अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर जारी घमासान के बीच एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। यह बातचीत उस वक्त हुई जब सोमवार को पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच चीन में मुलाकात होने जा रही है। विदेश मामलों की जानकारों की माने तो जेलेंस्की भारत की तरफ आशा की निगाहों से देख रहे हैं। अब जेलेंस्की को इस बात का एहसास हो चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बयान बहादुर हैं। वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने की बात तो करते हैं, लेकिन हकीकत में ये बड़ बोलेपन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। पीएम मोदी बोलने में नहीं बल्कि करने में यकीन करते हैं और ये बात जेलेंस्की समझ चुके हैं। इसलिए पीएम मोदी से उन्होंने फोन पर बातचीत की है। अब सोमवार की मुलाकात रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के भविष्य को तय करेगी। नजर पेंटागन की भी होगी, नजर व्हाइट हाउस की भी होगी और नजर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी होगी, क्योंकि ट्रंप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। यानी 3.5 सालों से जो युद्ध चल रहा है, वो युद्ध क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकवाएंगे? क्या युद्ध रुकवाने की ही यहां पर गुजारिश जेलेंस्की की तरफ से की गई है? जो काम डोनाल्ड ट्रंप पिछले 8 महीनों से शेखी भगाड़ते रहे कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा, वो युद्ध तो रुका नहीं। लेकिन पुतिन से मुलाकात के बाद क्या इस पर आगे बढ़ा जाएगा? क्या आपसी सहमति होगी? हालांकि इस युद्ध में रूस को भी आर्थिक नुकसान हुआ है। लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है दोनों तरफ से। दोनों देशों के नागरिक भी मारे गए हैं। व्यापारिक नुकसान भी हुआ है। कई तरह के सैंक्शंस जो हैं वो रूस के ऊपर लगाए गए। हालांकि सैंक्शंस लगाने की शुरुआत 2014 से ही हो गई थी, जब क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया था। तभी से यूरोपियन कंट्रीज ने रूस के ऊपर सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन 2022 में बात वहां बिगड़ी जब यूक्रेन जो है वो नाटो देशों में शामिल होना चाहता था। रूस को यह बात पसंद नहीं आई। रूस ने कई बार मना किया कि नहीं, शामिल नहीं हो सकते, लेकिन जेलेंस्की अपनी बात पर अडिग रहे। शुरुआत में जब रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो यूं लगा कि युद्ध 2 से 3 दिन ही चल पाएगा। यूक्रेन में इतनी कुवत नहीं कि वो इतने लंबे समय तक युद्ध को जारी रख पाए। लेकिन आज 3.5 साल से युद्ध चल रहा है। 20% यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो चुका है, चाहे वो लुहांस्क हो, चाहे वो डोलांस्क हो, चाहे वो जोपोर्जिया हो। अब रूस इन कब्जे वाले इलाकों को छोड़ना नहीं चाहता। 80% यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। 20% यूक्रेन महज बचा हुआ है। जेलेंस्की लगातार पश्चिम मुल्कों से और अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। पश्चिम मुल्क मदद भी कर रहे हैं, यानी यूरोपियन कंट्रीज मदद भी कर रही हैं, लेकिन उन मदद के पैसों से जेलेंस्की हथियार खरीद रहे हैं। निगोशिएशन टेबल पर न जेलेंस्की आना चाहते हैं, न रूस आना चाहते हैं। अब यही वजह है कि भारत की तरफ उम्मीदों से देखा जा रहा है, भारत की तरफ आशा से देखा जा रहा है। भारत वो बड़बोलेपन में यकीन नहीं करता जो बड़बोलापन डोनाल्ड ट्रंप में दिख रहा है। आपको ध्यान में होगा कि जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले थे, तब रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे युद्ध को रुकवा देंगे। 20 जनवरी 2025 यानी इसी साल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ ली। उसके बाद भी उनकी तरफ से बयान बहादुरी का ये जो दौर है वो लगातार जारी रहा। कई बार उन्होंने कहा कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा, युद्ध रुकवा दूंगा। युद्ध रुका नहीं। रूस के साथ के राष्ट्रपति के साथ यानी पुतिन के साथ अलास्का में मीटिंग कराते हैं, लेकिन उस मीटिंग में रूस और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा ही नहीं होती। दोनों देशों के बीच में व्यापारिक साझेदारी को लेकर बातचीत होती है और यह एक बहुत बड़ी वजह है कि यूक्रेन हो चाहे रूस हो, उसकी निगाहें अब भारत की तरफ है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके अलावा हमारे साथ कर्नल संजीत सिरोही जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है। सबसे पहला सवाल,
ओपी तिवारी सर आपसे होगा। जय हिंद। ओपी तिवारी सर, अगर हम देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बार इस बात को लेकर बयान दिया गया कि वो रूस और यूक्रेन के बीच की युद्ध को रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न धरातल पर आती हुई चीजें नजर आ रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ठीक एक दिन पहले बात करना और अगले दिन यानी कल सोमवार को मुलाकात होगी पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, यानी निगाहें भारत की तरफ है। ओपी तिवारी सर। शिवम, ये देखिए, वॉर जहां तक रोकने का सवाल है, रोकने का सवाल जेलेंस्की और पुतिन ही कर सकते हैं। ठीक है, इनकी है। अभी जेलेंस्की ने किया क्या है, जेलेंस्की ने यूक्रेन का कितना नुकसान करा है वही समझते हैं। मैं एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहूंगा। एक विंटर वाले थे, पंजाब में केस हुआ था। हाँ, मुझे याद है। किसने बढ़ाया था उनको? कांग्रेस पार्टी ने। और वो इनके आउट ऑफ रिच, उन्हीं को मारने के लिए पूरी आर्मी लुटानी पड़ी थी। इसी तरह जेलेंस्की को बाइडेन साहब ने बढ़ाया है अपने फायदे के लिए। और क्या हुआ, ये अपने के लिए बहुत बड़े हो गए हैं। उनके कंट्रोल में भी नहीं आ रहे। ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब जेलेंस्की चाहेंगे और जब इनको इक्विपमेंट मिलना बंद हो जाएगा। फिलहाल तो अमेरिका के तो कह दोनों हाथ घी में और पूरे सरी कढ़ाई में पड़ी हुई है, क्योंकि वो आर्म्स दे रहे हैं और उनको पैसा यूरोपियन यूनियन दे रहा है। हाँ। तो आर्थिक स्थिति उनको सुधर रही है। अभी 8 लाख करोड़ रुपए, माफ करिएगा ओपी तिवारी सर, 8 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो देने की बात आई है, यानी उन पैसों से वो हथियार खरीदने जा रहे हैं। ये साफ उनकी तरफ से कहा गया कि जो यूरोपियन यूनियन पैसा दे रही है उससे वो अमेरिका से हथियार खरीदेंगे। तो अमेरिका का तो कोई नुकसान नहीं है, अमेरिका को तो फायदा हो रहा है। अभी जो आर्म्स जो नहीं बिक रहे हैं वो 8 बिलियन रुपए उनको मिल जाएंगे। और यूरोपियन यूनियन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या पुरानी दुश्मनी है? उनके पास ज्यादा पैसे हो गए, क्या हो गए? तो जब तक यूरोपियन यूनियन हाथ नहीं खींचेगा या जब तक जेलेंस्की को यह समझ में नहीं आएगा कि अपने यूक्रेन का ये कितना नुकसान कर चुके हैं, 22% लैंड कर चुके हैं, 40% पॉपुलेशन इनकी अलग जा चुकी है, देश की इकोनॉमिक स्थिति खराब हो गई है, खेत में जो होता था रिसोर्सेज थे सारे बंद हो गए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी निल हो गई है। पहले जो वॉर में थे, क्योंकि अमेरिका की इंटेलिजेंस ब्रीफिंग उनको मिल रही थी तो उनको फायदा हो रहा था। अभी तो ये खत्म हो गए हैं। छोटे मोटे ड्रोन भेजते रहेंगे, यूएसएसआर को नुकसान करते रहेंगे, और यूएसएसआर ने जैसे कीव का नुकसान किया वैसे और भी नुकसान करेंगे। तो ये इनको घुटने पाना चाहिए। अपना देश प्रेम, मैं सोचता हूं इनका देश प्रेम अंदर की भावना कब जगेगी? इनका जेलेंस्की साहब का तो काम हो गया, जेलेंस्की साहब ने पैसे लेके अमेरिका और कहां ट्रांसफर कर दिया और चले जाएंगे। लेकिन यूक्रेन का क्या हुआ? यूक्रेन का क्या हुआ? यहाँ की पब्लिक को समझना चाहिए। वहां की पब्लिक को जबरदस्ती आर्मी में भरने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या होगा, वहां के लोग रिश्वत भी ले रहे हैं तो वो आर्मी में नहीं लेंगे, तो जनता बिल्कुल ही परेशान है। तो जहां तक ये वॉर रुकने का सवाल है, ये जेलेंस्की और पुतिन के ही बीच में होगा। हो सकता है मोदी जी की बात इनको समझ में आ जाए कि आप जो भी कर रहे हो, अब पुतिन तो कुछ छोड़ने वाले हैं नहीं। अब सिक्योरिटी गारंटी तो अपने आप अश्योर्ड होगी, जबकि अपना रशिया वहीं तक जाएगा जहां तक रिटर्न कर सकता है। उसके आगे वाले पोर्शन लेने की कोशिश नहीं करेगा वो, तो आप उनको देना पड़ेगा। और वो पोर्शन है डोनबास का जहां पर रशियन लोग के डोमिनेटेड लोग थे और उनको यूक्रेन वाले तंग करते थे। तो उनका अच्छा, डोनास्क, लुहांस्क, जोपोर्जिया, जो चीजें जो चाहिए था रशिया को, वो रशिया को मिल चुकी है। 20% से ज्यादा, तकरीबन 22% का हिस्सा रशिया कब्जा कर चुका है। रशिया के जो कब्जे वाले इलाके हैं, ना तो यूरोपियन यूनियन ना तो अमेरिका उससे वो छुड़वा सकती है। वो रहेगा अब रशिया के पास ही, वो जाएगा रूस के ही हिस्से में। अब इस लड़ाई को आगे चलाने का आपको लगता है कि कोई सेंस है? इतना हार चुके हैं, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे तब रुकेंगे क्या? ये अपनी फेस सेविंग के चक्कर में पड़े हुए हैं। कुछ इनको तो कुछ नहीं फायदा होगा, यूक्रेन को हमेशा नुकसान होते जा रहा। आप जब देखिए, जिस दिन ये रिफाइनरी पर अटैक करते हैं, जिस दिन न्यूक्लियर बेस पर अटैक करते हैं, वो रिटेलिएट करता है रशिया और कीव को परेशान कर दिया। तो अब जो भी बचा हुआ है, जो पोर्शन इन चारों क्षेत्र के अलावा, जो आपने नाम दिया इन चारों क्षेत्र के अलावा, वहां अगर नुकसान नहीं चाहिए और यूक्रेन को फिर से रिवाइव कर सके, बिकॉज उस चारों क्षेत्र के अलावा इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, इनके पास कोल माइन बहुत है, आयरन माइन बहुत है, और ये फुल बाउट करते हैं क्योंकि खाना सब यही पैदा होता है यूरोप के लिए। अभी भी सुधार सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बाइडेन साहब के हाथ में पपलू बन के इन्होंने यूक्रेन को बर्बाद किया, इनको समझ में आना चाहिए या वहां की पब्लिक को समझ में आना चाहिए और इसको उठा के फेंक देना चाहिए, तभी जाके सुधरेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कर्नल संजीत सिरोही जी से भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। कर्नल संजीत जी, बात मानेंगे, बात समझेंगे ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझाएंगे, कल भी समझाई होगी, अब पुतिन साहब से भी मिलेंगे, लगता है बात बनेगी?
ऐसे कर सकते हैं। देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी समस्या है, जैसे एयर मार्शल साहब ने बताया है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो है जेलेंस्की को ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही है कि वो मोदी जी को बोल रहे हैं। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी ज्यादा जो है, मोदी जी ने तो पहले भी 2 साल पहले, 1 साल पहले पुतिन को बोला था कि लड़ाई का युग नहीं है, शांति का युग है। तो उसको ज्यादा अब सिर्फ मोदी जी ये कह सकते हैं कि भाई आपकी तेल खरीदने से मेरे ऊपर 25% जो है टैरिफ लग गया है, या तो आप जो है इस टैरिफ को किसी तरीके से कंपेंसेट करें, और नहीं, या ये अरे लड़ाई इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है संजीत सिरोही साहब। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा है, उसने ये दावा किया है कि ट्रंप की उसमें यह कहा गया है कि अमेरिका चाहता था, डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि जिस तरह से पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है कि भाई इनको ट्रंप साहब को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, उसी तरह भारत भी करे। और दूसरी बात उसमें यह कही गई है कि 35 से ज्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह दावा करने के बाद कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को रुकवाया, उसके बावजूद भारत की तरफ से लगातार खंडन किया गया। यह बात उनको नागवार गुजरी। तो तेल का कोई मसला ही नहीं है, यहां बात नहीं। अहंकार का है। बिल्कुल आपकी बात आशीष जी, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं। तेल का तो सिर्फ एक बहाना लिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये था कि ये युद्ध अगर इनके नाम लग जाता कि इन्होंने रुकवाया है, तो ये नोबेल पीस प्राइज के एक बहुत बड़े कंटेंडर बन जाते। पाकिस्तान इनको ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका है, इजराइल ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका है। अगर भारत भी रिकमेंड कर देता तो इनको पक्का नोबेल पीस मिल जाता, और ये भारत को 25% क्या 10% पे टैरिफ पे छोड़ देते। लेकिन जो सवाल जो आपने मेरे से पूछा है कि क्या जेलेंस्की जी ने जो बात करी है मोदी जी से कल, उससे क्या भारत जो है युद्ध को रुका सकता है? भारत युद्ध को नहीं रुकवा सकता। युद्ध जो है सिर्फ या तो पुतिन अपनी मर्जी से यूनिलेटरली डिसाइड कर ले कि भाई जितना मेरे को कब्जा करना था मैंने कब्जा कर लिया, और उसने आप देखेंगे लुहांस में 99% एरिया ऑलरेडी उसके कब्जे में है, डोनास्क में 79% है, ज़ैपोरिज़िया में 74% है, और खेरसौन में 70% है। तो ऑलरेडी इतना एरिया ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं। तो ये तो अब जेलेंस्की की समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो एरिया कैप्चर किया हुआ है, ये कभी भी वो रिकैप्चर नहीं कर पाएगा, उसको वापस नहीं ले पाएगा। रशिया बिल्कुल क्लियर है कि ये जो चारों एरियाज हैं ये ऑलरेडी रशियन स्पीकिंग है, ये इसलिए रशिया इनको अपने पास रखेगा। तो जो अब जेलेंस्की के पास जो बचा हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे इन 4 जगह तो जो आर्मी आके, रशियन आर्मी आके बैठी, वहां पे अब कोई नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान हो रहा है खार्किव में, कीव में, यहाँ नुकसान हो रहा है। जो बचा हुआ यूक्रेन है उसको अगर जेलेंस्की साहब बचा लें तो अच्छा है, नहीं तो अब जिस हालात में जेलेंस्की साहब है और जिस पोजीशन में पुतिन साहब है, उनका और नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। और मॉस्को ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जेलेंस्की से बात पुतिन नहीं करेंगे, क्योंकि जेलेंस्की की वो लेवल ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप है, उनको डांट देता है, अगली बारी जब मिलने जाते हैं तो यूरोपियन लीडर्स को लेके जाते। तो अब जो ये जेलेंस्की का जो हवा बैठा हुआ था लोगों के दिल में, वो खत्म हो गया है। अब जेलेंस्की के लिए बेस्ट तरीका यही है कि इसको जो शर्तें हैं रशिया की उनको मान ले और अपने देश को आगे बर्बाद होने से बचा ले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। कमांडर विजय वडेरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सर आपका भी एक कमेंट चाहूंगा। You see, हम लोग ना, we are not gone to the crux of the problem. What is the problem in stopping the war between Russia and Ukraine? Now it is come to a stage where it is face saving. Both the countries obviously will protect their sovereignty. Russia is very clear that they do not want, Russia does not want Ukraine to join the NATO and get their Europeans close to their border. That was their basic apprehension of Putin, which he kept telling the Americans and the Europeans, I will never accept that. But Zelensky, obviously, to protect the sovereignty of his country, he wanted a security cover through NATO, which he tried his best. So the cause of the war was basic this, that he wanted a security cover under NATO. Russia did not want their forces to come close to their border. And obviously then
Putin had to start the war. Number one. Number two, as far as America is concerned, the day Donald Trump became president, he is a businessman. Please don't forget, he is not a politician, seasoned politician. His one point agenda was that I will, stop the wars wherever they are happening in the world and get my Nobel Peace Prize, which he announced without putting any thought towards it. So when he found that in spite of his best efforts, he tried to bully Zelensky, he tried to take Putin on board, he tried to bully India in agreeing to whatever American president was saying. When he found that none of this is happening, so then he has started his Trump war, the war on the economy of other countries and all. So now he is also in a catch-22 position. Having gone in deep into it, where he is not getting the way he thought the world will turn over, agree to all his proposals, is not happening. Now he is trying all his tactics with whatever advice he is getting, ill advice he is getting from his cabinet. He is catch-22 situation. And India, I think, under the present leadership, have taken the right stance. They have, right from day one, they have been neutral to both Russia as well as Ukraine. They have taken a mid path, and they are very clear that we will take decisions as per our national interests and not be bullied down by any external sources, including America. So with the result, both Putin and Zelensky have realized that if anyone can probably mediate and get both the parties to come halfway, midway, where within the face-saving formula, they will agree to, give some area, take away some area, etc., etc. I think that is the only hope with which this war may stop. And India can play a vital role in helping out both Russia and Russia and Ukraine, which may happen because then nobody else. Trump is trying to bully his way through. Money cannot buy peace. After all, Zelensky also has to answer to his public that you have been fighting war for the past 3 years. You have lost so many soldiers and your civilians. What have you achieved at the end of it? If you have not achieved a security cover, security umbrella for Ukraine. So I think that security umbrella is one key factor which has to be provided by the European countries or America, and agreeing to hold the land or give away the land, whatever has happened, because they know way Russia is going to withdraw back from whatever occupation is done. नहीं देखिए विजय जी, दो चीजों पर रशिया तो मानने वाला है नहीं। पहला, वो इन सारे लैंड्स को, चाहे हम लुनास्क की बात करें, डोलान्स की बात करें, जोपोर्जिया की बात करें, खेरसौन की बात करें, ये जमीन तो वो छोड़ने वाला नहीं है। और दूसरी अहम बात कि जो नाटो के साथ वो जाना चाहते हैं, उस पर भी वो सहमति देगा नहीं। तो ये दो पॉइंट पर तो मुझे लगता है कि जो रशिया है वो बिल्कुल रिजिड रहेगा कि ये दो चाहिए ही हमें। बिल्कुल। और अगर जेलेंस्की कन्विंस कर सकता है अमेरिका को, यूरोप को कि अच्छा ठीक है, मैं नाटो के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला दे दो, which I think even Putin has said कि yes, he should be getting a security umbrella. So I think this if we work on this line, the India, Ukraine, Russia, America, and Europe, then probably there can be a solution to this. ठीक है, ओपी तिवारी जी से एक सवाल ले लेते हैं। ओपी तिवारी जी, अभी विजय जी ये कह रहे थे कि एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला की बात जो बुदापेस्ट में संधि हुई थी 1994 में, तो उसमें भी यहां पर सिक्योरिटी की बात में ब्रिटेन, अमेरिका और रूस एक साथ थे उस संधि में, बाद में जिसमें परमाणु हथियार यूक्रेन को सारे नष्ट करने पड़े थे संधि के तहत। तो यहां पर जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला की बात आ रही है, वो किस तरह की सिक्योरिटी अम्ब्रेला हो सकती है? देखिए शिवम जी, जो भी सिक्योरिटी अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं, ये सुपरफ्लुअस है कि जो पोर्शन रशिया के पास है
उसमें अपनी वो माइनिंग करेगा। हम्म। और रूस को वो वाली भी जगह नहीं चाहिए जहां पर उनके लोग नहीं है। किसी देश की अगर आप टेरिटरी ऑक्यूपाई करते हो, अगर उसका लोकल सपोर्ट नहीं है तो आप रिटर्न नहीं कर नहीं कर सकते। पाएंगे, नहीं तो कर रशिया उतना ही रिटर्न कर पाएगा जहां पर उसके लोग हैं। हम्म। अब जो बाकी पोर्शन में है, अमेरिका ने उससे डीलिंग करेंगे और वहां पर अपने रेयर मेटल का एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो जब अमेरिका वहां पर रहेगा और इधर रशिया रहेगा तो सिक्योरिटी अम्ब्रेला तो सुपरफ्लुअस है। अब सिक्योरिटी अम्ब्रेला इनको देगा कौन? अब देखिए, नाटो में भी पोलैंड अलग हट रहा है, चेकोस्लोवाकिया स्लोवाकिया और चेकोस्लोवाकिया अलग हट रही है। तो ये मजबूत नहीं है। ये कुछ यूरोपियन देश हैं, पर्टिकुलरली उसमें इंग्लैंड और फ्रांस है, वही झुके रहना चाहते हैं। अब क्यों रहना चाहते हैं, उनके विजडम में है। एक सोल्यूशन सबसे बड़ा होगा कि यूक्रेन में मार्शल लॉ हटे, इलेक्शन हटे और जेलेंस्की जी हटे वहां से। बिकॉज जितना नुकसान करा चुके हैं 3 साल में, उन्होंने किया क्या? एक खाली नाटो ज्वाइन करने के लिए जिद्दी, नाटो ज्वाइन करना, और नाटो उनको लेना नहीं चाहता। एक जिद में इसने 30-25% अपनी एरिया छोड़ दी, 40% लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 साल से पूरी बंद हो गई है। अब रशिया उनका तो सी से भी बंद कर देगा। वो वॉर में तभी कायम थे जब को इनको इंटेलिजेंस ब्रीफिंग मिल रही थी, इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा था अमेरिका से, तब तक ये जान कर रहे थे। जिस दिन ये अपने ड्रोन भेजना बंद कर देंगे, जिस दिन रशिया को अपना न्यूसेंस क्रिएटना बंद कर देंगे, मैं श्योर हूं पुतिन भी मिसाइल अटैक करना बंद कर देंगे। बिकॉज अभी जब भी देखा जाए, ये रशिया का एक रिएक्शन होता है, तो पूरे इनके जेलेंस्की के हाथ में है। एक तरीका यही है कि जितना फंड ये ट्रांसफर कर चुके हैं दूसरे देशों में, एक दिन ये छोड़ के चले जाएं और यूक्रेन के भरोसे यूक्रेन बच जाएगा। जिस दिन ये इनका जिस दिन इलेक्शन हुआ, जिस दिन यूक्रेन के जेलेंस्की हटे, तभी शांति पैदा होगी। ये एक पॉलिटिशियन, एक कॉमेडियन था, इसको पपलू बनाया अमेरिका ने, अच्छी तरीके से यूज किया, पहले कुछ वेपन्स दिए, और अब रशिया यूरोपियन यूनियन को इन्वॉल्व कर लिया है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम फ्री में नहीं देंगे, आप हमसे पैसे ले लो। वो वेपन उनको बेच रहा है जो कोई भी नहीं खरीद रहा था। तो इसकी इंडस्ट्री जो है, आर्म्स इंडस्ट्री है यूएसए की, वो सर्वाइव कर रही है, इन्हीं पर थ्राइव कर रही है। लेकिन यही देखना है कि यूरोप यूनियन कब तक इनको सपोर्ट करेगा। बिकॉज रशिया एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, तो ये ड्रोन से हमले तो आदमी कहीं किया जा सकता है। ड्रोन तो ये फर्नीचर कंपनी में बन जाती है, कहीं भी बन जाती है। तो जिस तरीके से हमने कश्मीर में आतंकवादी एक्टिविटी देखी थी पिछले कई सालों से, अभी भी चलती रहती है कभी भी, उस तरीके से रशिया को तो अमेरिकन का हमेशा झेलना पड़ेगा। इसको रोक कौन सकता है? ये यूक्रेन की सरकार रोक सकती है। यूक्रेन में जो लोग सर्विस कर रहे हैं, जो फाइटिंग कर रहे हैं, वो रोक सकते हैं। जहां तक फौज का सवाल है, इंग्लैंड देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, जर्मनी है, इनके पास जवान नहीं है जो वहां पर इनके पास भेज सकते हैं। विश्व युद्ध में देखो, लड़ाई इन देशों की में हुई थी। लोग एग्री करेंगे, कर्नल साहब भी एग्री करेंगे कि हमारी इंडियंस कितने मारे गए वहां पर। वो जिस बड़े बड़े जो देश थे, उनकी जो कॉलोनीज थी, उनके जवान ज्यादा लड़ रहे थे। इनके जवान तो मरे, बाहर के लोग ज्यादा मर रहे थे। तो इतनी पॉपुलेशन तो इंग्लैंड के पास तो है नहीं कि अपने 10,000 जवान वो पोलैंड में भेज सके, यूक्रेन में भेज सके। फ्रांस में तो है ही नहीं। तो किस चीज की बात कर रहे हैं? ये टोटल सुपरफ्लुअस है, डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी अम्ब्रेला को यूक्रेन की कोई जरूरत नहीं है। एक बड़े बड़े टर्म यूज करके अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जेलेंस्की जाने कि जेलेंस्की ने फिलहाल अपना काम तो कर लिया, यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, ही शुड लीव नाउ। बिल्कुल सही कह रहे हैं कर्नल संजीत सिरोही जी। अब भी वक्त है कि जो थोड़ा बचा है कम से कम उसे बचा ले, और अपने मुल्क को जो कर्ज का बोझ है उसमें और ना दबाए। वक्त है जेलेंस्की के पास अभी भी। समझ गए तो ठीक, वरना हार यहां जेलेंस्की की नहीं, यूक्रेन की आवाम की होगी। बिल्कुल आशीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं मार्शल तिवारी साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। जेलेंस्की साहब के हटने से ये लड़ाई बंद होगी। और ये किस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? सिक्योरिटी कौन देगा? पहली बात तो रशिया ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि नाटो कंट्रीज के ट्रुप्स वहां पे नहीं होंगे। तो अगर वहां पे ब्रिटेन भेजेगा, फ्रांस भेजेगा, जर्मनी भेजेगा, तो वो तो नाटो कंट्रीज के ट्रुप्स है। तो फिर कौन सी कंट्री वहां पे भेजेगी ट्रुप्स? नंबर 1। नंबर 2, जो अमेरिकन बोल रहे हैं कि अमेरिकन वहां पे माइनिंग करेंगे, अमेरिका ये कहते हैं हम वहां माइनिंग करेंगे, हमारे लोग वहां पे होंगे, तो क्योंकि हमारे लोग वहां पे नहीं होंगे तो रशिया हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। तो ये इस सिक्योरिटी की बात करें। तीसरी बात ये है, सिक्योरिटी, अरे पूरा देश बर्बाद हो गया, 20% एरिया आपका छीन लिया, आपके लोग बेघर हो गए, पूरा देश तबाह हो गया, उसके तब सिक्योरिटी आपको नहीं मिली, तो आगे की सिक्योरिटी लेके करोगे क्या? तो पहली चीज तो ये है, आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी ये है कि आप ये लड़ाई को बंद करें, और अपना जो है बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज और जो अमेरिका आपको पैसे दे रहा है, जो असला दे रहा है, उस पैसे से आप अपने
देश का दोबारा जो है डेवलपमेंट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके बर्बाद हुए उन्हें दोबारा बनाए और यूक्रेन को दोबारा उस लेवल पे ले आए जो कि फरवरी 2022 से पहले था। तभी जो है, तभी ये सिक्योरिटी है, अदरवाइज कोई सिक्योरिटी नहीं है। ना कोई, मोदी जी भी अगर चाहे, डोनाल्ड ट्रंप चाहे, कोई भी चाहे, ये सिक्योरिटी नहीं हो सकती। ये सिक्योरिटी और ये लड़ाई बंद जब ही हो सकती है जब पुतिन साहब बिल्कुल एग्री कर जाए, वो पुतिन भी एग्री कर जाए और जेलेंस्की साहब दोनों एग्री कर जाए, तभी लड़ाई बंद होगी। नहीं तो ये जो है यूरोपियन यूनियन इसको, यूक्रेन को बिल्कुल बर्बाद कर देगी। ठीक है, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं विजय जी से। विजय सर, एक फाइनल कमेंट दीजिएगा, उसके बाद फिर समर अप करूंगा। तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने पहले कहा था कि इट्स अ फेस सेविंग नाउ, दे हैव कम टू अ फेस सेविंग सिचुएशन। दे हैव टू आंसर टू देयर पब्लिक, टू देयर कंट्री, रिस्पेक्टिव कंट्री। रशिया हैज टू, विजय जी हिंदी में अगर पूरी बात रख पाए तो जी। हाँ, तो जो रशिया है उसको भी अपने जो एक्शन है उसको जस्टिफाई करना है अपनी कंट्री के लिए। जेलेंस्की को भी अपने पब्लिक को जस्टिफाई करना है कि मैंने 3 साल क्यों युद्ध चलने दिया। और तो एट द एंड ऑफ इट, अगर जो बेसिक प्रॉब्लम थी, जो बेसिक डिमांड थी जेलेंस्की की कि भाई मेरा देश सिक्योर रहेगा अगर मुझे सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन मिले, चाहे नाटो के थ्रू ना मिले लेकिन किसी भी तरह से मिले, दैट फार्मूला कैन बी वर्कड आउट। हाउ इट कैन बी डन, इट्स अ मैटर ऑफ फर्दर डिस्कशन एंड हालांकि ये समय बताएगा, लेकिन उम्मीद यही की जानी चाहिए भाई, मुल्क की रक्षा आप तभी करेंगे जब मुल्क में आवाम रहेगी या मुल्क बचा रहेगा। ये बात जेलेंस्की को समझनी चाहिए। उम्मीद प्रधानमंत्री से भी है कि बीच का रास्ता इसमें वो निकाले। आप 3 खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। ओपी तिवारी जी, कर्नल संजीव सिरोही जी और कमांडर विजय जी, आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस शो में जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्या कुछ कहते हैं जिसके जरिए एक बार यूक्रेन और रूस आमने सामने टेबल पर बैठे और बातचीत कर इस पूरे मसले का निस्तार